अमित शाह जी के कमजोर कांपते हुए हाथों में है देश। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने में ध्यान रखता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर होम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो उसका अंजाम तो यही होना है। और पूरे देश में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा इस्तीफे की मांग किसी से होनी चाहिए तो वो अमित शाह जी से होनी चाहिए। और देश की आंतरिक सुरक्षा को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अमित शाह साहब की नाकामी और उनके इनएफिशिएंसी से है। सब सवालात के जवाब तो अमित शाह जी को देने ही पड़ते होंगे ना, कि तुम्हें तो फ्री हैंड था, कुछ भी करो 400 सीटें लाओ, कुछ अपराध करो, कुछ भी करो, ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, लोगों को डराओ, धमकाओ, लालच दो, पैसे दो। जनता ने नकार दिया ना, देवेंद्र फडणवीस को नकार दिया, शिंदे को नकार दिया, शिंदे साहब को नकार दिया, मोदी जी को नकार दिया और अमित शाह साहब को पूरी तरीके से नकार दिया। तो अब समय वो आ गया कि जब अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, तो वो कम से कम ये बात जानते हैं कि अमित शाह जी से, मोदी जी से, बीजेपी से, देवेंद्र फडणवीस जी से तो उन्हें हमेशा धोखा मिलेगा, लेकिन जो उनके बड़े हैं पुराने वाले, वो कम से कम उन्हें धोखा नहीं देंगे। नाराज हैं तो बोलेंगे कि हम तुमसे नाराज हैं, चले जाओ यहाँ से, लेकिन ये कह के कि आओ हम तुम्हारे गले मिलते हैं, पीठ में चाकू नहीं मारेंगे। तो ये उन लोगों की बात समझ में आ रही है। वो अपना राजनीतिक करियर नहीं, अपनी सब कुछ दांव पे लगा के भी मुझे लगता है कि वो सब अपने घर वापसी करना चाहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब से सरकार का गठन हुआ है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का गठन हुआ है, उसके बाद से लगातार जो जम्मू में हमले देखने को मिले, सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां लगातार जम्मू में बढ़ रही है, इसको लेके देश भर में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही साथ कई मसले हैं जो लगातार सियासत में बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे नीट एग्जाम में जो धांधली हुई है, इसको लेकर भी छात्र परेशान हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। वही साथ ही साथ राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र से भी खबर सामने आ रही है कि वहाँ पे बगावत की राजनीति भी तेज़ होती जा रही है। कहा जा रहा है कि जो एनडीए सरकार है वो अजीत पवार यानी कि एनसीपी से दूरियां बढ़ा सकती है। इसको लेके भी हम महमूद प्राचा जी से बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं इतनी सारी जो समस्याएं देश में चल रही है सरकार बनने के बाद ही? जम्मू में जो आतंकवादी हमले, उधर दूसरी तरफ छात्र परेशान हैं, उधर यूपी में पुलिस को लेके जो योगी आदित्यनाथ कानून लेके आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन तमाम मसलों को आप? देखिए, किसी प्रकार से गड़बड़ घोटाला करके, ये चुनाव में गड़बड़ घोटाला करके किसी प्रकार से मोदी जी ने अपने आप को तीसरी बार प्रधानमंत्री एक स्वेरिंग इन करा ली है। तो लेकिन शुरू होते ही जो उनके कैबिनेट में नंबर 2 के मंत्री हैं और उनके सबसे प्रिय व्यक्ति हैं अमित शाह जी, वो पहले भी टोटल फेलियर थे, आज भी टोटल फेलियर हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के 2 बड़े मुद्दे तो आपने अभी अपने इंट्रोडक्टरी उसमें ही बता दिए। पहला कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि कुछ 72 घंटों में ही 4 आतंकवादी हमले हो गए। क्यों? क्योंकि हौसले इतने बढ़ गए हैं। एक कमज़ोर होम मिनिस्टर के आने से, एक ऐसे होम मिनिस्टर के दोबारा आने से जो व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने में ध्यान रखता है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को अगर होम मिनिस्टर बनाया जाएगा तो उसका अंजाम तो यही होना है। और पूरे देश में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्तीफे की मांग किसी से होनी चाहिए तो वो अमित शाह जी से होनी चाहिए। और उनकी 2 वजह आपने खुद बताई हैं, मैं तो आपको बहुत सारी और भी वजह बताऊंगा। पहली वजह, कश्मीर में दोबारा आतंकवादी हमले शुरू हो गए, तो ये पूरी तरीके से हमारे होम मिनिस्टर साहब का फेलियर है, अमित शाह जी का फेलियर है। दूसरा, नीट में जो उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक और देश के दूसरे हिस्सों में पेपर लीक जो होता था, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो अगेन होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी होती है। आईबी भी रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर साहब को, और जो दूसरी जो संस्थाएं हैं, देश के जितनी होम मिनिस्ट्रीज़ हैं देश भर में, वो होम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट करती हैं। और नीट जैसी एक एग्ज़ामिनेशन जो किए जाते हैं, वो देश का टैलेंट, देश के अच्छे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। अब उसी में ही अगर इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो वो किस चीज़ के लिए होता है? पैसे कमाने के लिए ना। और अमित शाह जी का पहला इंटरेस्ट किस चीज़ में रहता है? पैसे कमाने में। शेयर मार्केट में भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे
के अडानी जी के साथ मिलके, और अभी इन चुनाव में जो एग्जिट पोल हुए हैं उसके इल्ज़ामात भी अमित शाह जी के ऊपर लगते रहे कि उन्होंने एग्जिट पोल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से प्रधानमंत्री साहब से और अपने आप भी कह के कि शेयर मार्केट उठने वाली है, तो अमित शाह साहब का पूरा ध्यान कंसंट्रेशन रहता है पैसा कमाने पे। तो ये एक सर्वविदित बात सर, है। आप ये कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो हमले हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे अमित शाह पीछे भी उनका फेलियर है, वो इस लायक नहीं है कि होम मिनिस्टर बने देश के। मणिपुर क्या सुलझा पाए वो? तो ये किसका काम है? ये नॉर्थ ईस्ट में देखो आज आप कितनी परेशानियां हो रही हैं। चाइना जो है हमारे देश की कई हज़ार किलोमीटर जगह हड़प कर गया। तो आईटीबीपी किसके अंडर आती है? आईटीबीपी के अंडर आती है अमित शाह जी के। तो अमित शाह जी को दूसरे कामों से फुर्सत नहीं है, एक तो अपने आप को चाणक्य स्थापित कराने से, और दूसरा पैसे कमाने से फुर्सत ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ का किसी को इंचार्ज बनाया जाता है, तो अगर उस चीज़ में फेलियर होता है तो उस आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लग रहा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। बिल्कुल मजबूत नहीं, कमज़ोर हाथों में है। अमित शाह जी के कमज़ोर कांपते हुए हाथों में है देश, पहले भी था। और ये जो मोदी 3.0 जो आए हैं उसमें तो बिल्कुल ही अमित शाह साहब बिल्कुल बौखलाए हुए हैं वैसे भी, क्योंकि मोदी जी भी उनसे सवाल जवाब करते होंगे, तुमको इतना मैंने ताकत दी, क्या हुआ? पूरी गड़बड़ घोटाला करने की पूरी छूट थी, फिर भी हमारी 400 पार क्यों नहीं हुई? जनता के वोटों को तुम क्यों नहीं ख़त्म कर पाए पूरी तरीके से? ये सब सवालात के जवाब तो अमित शाह जी को देने ही पड़ते होंगे ना, कि तुम्हें तो फ्री हैंड था, कुछ भी करो 400 सीटें लाओ, कुछ अपराध करो, कुछ भी करो, ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, लोगों को डराओ, धमकाओ, लालच दो, पैसे दो। अभी चुनाव आयोग ने बताया है कि करीब 7,000 करोड़, अगर आप लोग देखेंगे तो 7,000 करोड़ की रिकवरी हुई है, उसमें ड्रग्स की भी रिकवरी की है। 7,000 करोड़ की अगर चुनाव आयोग रिकवरी करता है सिर्फ चुनाव के दौरान, तो आप सोच सकते हैं कि गड़बड़ घोटाला कितने लाखों करोड़ का किया होगा, कितने पैसे बांटे गए होंगे, कितना लालच दिया गया होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण विषय है, और इस सब का इंचार्ज कौन है? हमारे चाणक्य जी। तो टोटल फेलियर है। देश की आंतरिक सुरक्षा को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अमित शाह साहब की नाकामी और उनके इनएफिशिएंसी से है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो तो अब गृह मंत्री दोबारा बन चुके हैं, तो लगता है आप जैसे कह रहे हैं इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लगता है इतनी आसानी से इस्तीफा देंगे? आतंकियों और अपराधियों के जो पैन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में जो अपराधी हैं और आतंकी हैं, जो देश की सीमाओं पे आतंकवाद कर रहे हैं, उनके हौसले अमित शाह साहब के दोबारा होम मिनिस्टर बनने से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या कारण लग रहा है? आप कह रहे हैं अमित शाह गृह मंत्री बन गए इसलिए उनके हौसले बढ़ गए आतंकवादियों के, क्या कारण लग रहा है? क्योंकि ये कमज़ोर प्रधानमंत्री है ना। अब वो तो लाल आंख दिखाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं, लेकिन लाल आंख जो देखते हैं उनसे, वो उनसे डरने चाहिए ना। लाल आंखों से, उनकी आंखों से डर नहीं रहे, ये है बात। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसे होम मिनिस्टर हैं जो कि अपना काम ठीक से नहीं करते, सिर्फ भाषणबाजी करते हैं। तो अब वो लोग पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं भारत में। सर, यूपी से भी खबर सामने आ रही है कि यूपी पुलिस को ठेके पे कर देगी सरकार, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता जीते हैं जिस सीट पे, वहाँ कहा जा रहा है कि वहाँ पे बिजली की कटौती की जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस मसले को आप? ये सब बेईमानी का काम है ना। देखिए, पहली चीज़ तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या है कि हमारा देश पूरे ठेके पे देने की तैयारी हो रही है। एक जो ऐसी खबरें आई थी कुछ, मुझे लगता है कि वो खबरें जो है झूठी साबित हो रही हैं, कि जो अग्निवीर की जो एक स्कीम शुरू की है मोदी सरकार ने, और सेना के जो इच्छाएं थी उसको दबा के, जो हमारी आर्म फोर्सेस थी उनकी इच्छाओं को दबा के जो अग्निवीर की प्रथा शुरू की थी, वो शायद नीतीश कुमार जी के ऊपर ऐसी बात आ रही थी कि उन्होंने कहा है कि अग्निवीर ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन ख़त्म नहीं की जा रही, धोखा दिया जा रहा है। और उस प्रथा को ठेकेदारी प्रथा हो गई ना ये, मतलब देश के सैनिक भी ठेकेदारी प्रथा पे लेना शुरू कर दिया। और उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा, अगर कोई एसएचओ बनेगा तो अभी तक क्या बोलते हैं उसे, थानेदार बोलते हैं ना, कल को ठेकेदार बोलना शुरू करेंगे। अगर इस प्रकार से ठेके पे पुलिस के लोग भी अगर एम्प्लॉय किए जाएंगे, उनको रिक्रूट किया जाएगा, तो वो थानेदार नहीं ठेकेदार बनाने के काम की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसका भी नतीजा मैं समझता हूँ, अभी 7 उपचुनाव होने हैं यूपी में,
7 विधानसभाओं के, तो उसमें उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी को जनता की नब्ज का और पता लग जाएगा। कितनी भी धांधली और गड़बड़ कर ले, ये नतीजा इनके सामने आने वाला। अब राजनीति पे आ जाते हैं। जो महाराष्ट्र का, जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, महाराष्ट्र में जो बगावत चल रही है, कहा जा रहा है जो शिंदे गुट है शिवसेना का, उन्होंने कहा है कि 400 पार के नारे से काफ़ी नुकसान हुआ एनडीए को और इसका फायदा विपक्ष को हुआ। विपक्ष ने इसे संविधान बदलने से जोड़ के देख लिया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, गडकरी जी, अब ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स भी थोड़ी समझने की ज़रूरत है। गडकरी साहब को कंट्रोल करने के लिए या दबाने के लिए या उनकी हैसियत को कम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी को बार बार अहमियत दी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, और उन्होंने अपना काम अमित शाह जी की मदद से, पैसे से, ईडी से, सीबीआई से किया भी, और दबाव डाल के, लालच देके अपने ही एक सहयोगी जो संगठन उनका शिवसेना था उसकी पीठ में चाकू मारा। और लेकिन अब जो लोगों ने दबाव में या लालच में शिवसेना को छोड़ा था, एनसीपी को छोड़ा था, अब समय वो आ गया कि जब अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। अब कुछ तो वादे भी किए थे ना कि हम तुम्हें ये और ये देंगे, तो अब एनसीपी को तो मंत्रालय देने से भी मना कर दिया। तो जब ये सब हालात हो गए तो इन लोगों को नजर आ रहा है ना घर के ही रहे ना घाट के। उधर उद्धव ठाकरे जी एकदम सही नाराज हैं इन लोगों से कि जिन लोगों को जमीन से उठा के आसमान तक शिवसेना ने और शरद पवार जी ने अपनी एनसीपी में पहुंचाया, उन लोगों ने उनसे इतना बड़ा भीतरघात किया, तो ये लोग भी नाराज। उधर से अमित शाह जी और मोदी जी से धोखा, तो एकदम अफरा तफरी का माहौल महाराष्ट्र में बन चुका है। और जो वो लोग हैं, जो एनसीपी के पुराने लोग जो शरद पवार जी को धोखा देके गए थे, या उद्धव ठाकरे जी को जो शिवसेना वाले लोग धोखा देके गए थे, अब वो किसी भी प्रकार से, किसी भी टर्म्स कंडीशंस पे वो शरद पवार जी के पास वापस आना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उद्धव ठाकरे जी से भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ने बाकी लोगों को अपने बच्चों की तरह पाला, उनको धोखा नहीं दिया, उनको कभी धोखा नहीं दिया। तो वो कम से कम ये बात जानते हैं कि अमित शाह जी से, मोदी जी से, बीजेपी से, देवेंद्र फडणवीस जी से तो उन्हें हमेशा धोखा मिलेगा, लेकिन जो उनके बड़े हैं पुराने वाले, वो कम से कम उन्हें धोखा नहीं देंगे। नाराज़ हैं तो बोलेंगे कि हम तुमसे नाराज़ हैं, चले जाओ यहाँ से, लेकिन ये कह के कि आओ हम तुम्हारे गले मिलते हैं, पीठ में चाकू नहीं मारेंगे। तो ये उन लोगों की बात समझ में आ रही है। वो अपना राजनीतिक करियर नहीं, अपनी सब कुछ दांव पे लगा के भी मुझे लगता है कि वो सब अपने घर वापसी करना चाहेंगे। लेकिन सर, अब महाराष्ट्र चुनाव भी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है उससे पहले बीजेपी उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना को मनाने की कोशिश करेगी। मतलब काट की हांडी, एक कहावत है ना, बार बार नहीं चढ़ती। इनकी तो हांडी कई बार चढ़ चुकी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी से जैसे जो बहुत ही समझदार नेता हैं, और उनको इस टाइम पे, और ऐसे शरद पवार जी को तो ख़ास तौर पे उम्र के इस पड़ाव पे इस प्रकार का उनके साथ बदतमीज़ी करना और करवाना, ऐसा काम अमित शाह जी ही कर सकते हैं, मोदी जी ही कर सकते हैं, और कोई संभ्रांत व्यक्ति तो नहीं कर सकता। तो वो मेरे ख्याल से इस धोखे में आने वाले नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह है, जनता ने नकार दिया ना, देवेंद्र फडणवीस को नकार दिया, शिंदे को नकार दिया, शिंदे साहब को नकार दिया, मोदी जी को नकार दिया, और अमित शाह साहब को पूरी तरीके से नकार दिया। तो अब चुनाव आ रहे हैं तो नज़र आ रहा होगा ना, वोट भी नहीं मिलेंगे। अगर बीजेपी के साथ रहे तो जमानतें जब्त होंगी। अगर हमने अपने बुजुर्गों को, अपने पार्टी के जो पुराने, जो असली हमारे लीडर्स हैं, उनको किसी तरीके से मना लिया, तो राजनीतिक कैरियर बचने की कुछ संभावना तो बचती है। वहाँ तो उनकी सब कुछ खत्म हो जाएगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कुछ उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के कुछ विधायक हमारे संपर्क में है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या फिर से कुछ कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में फिर विधायकों को खरीद के, तोड़ के सरकार अपनी बनाने की? दिल्ली में मेरी जानकारी में ईडी के लोगों पे बहुत दबाव बना हुआ है इस वक्त भी, कि वो वापस जाएं। इनकम टैक्स के लोगों पे बहुत दबाव बना हुआ है कि वो महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस दोबारा करें। अच्छा। अब वो कितनी हिम्मत जुटा पाएंगे, नहीं जुटा पाएंगे, इस पे निर्भर करता है। और दूसरी बात ये है कि जनता ने तो वोट देना नहीं है। अगर महाराष्ट्र में, और जो बिल्कुल हकीकत है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में, अगर बनने वाली है और बन गई, तो लोकल पुलिस भी तो होती है ना फिर।
और बीजेपी के साथ मिलके जो गड़बड़ घोटाले किए हैं उसके सबूत तो कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अमित शाह जी तो हर चीज़ में पैसा लेते हैं ना। किसी को कुछ अगर किसी जगह पे बिठाया तो उससे वसूली पहले तय करते हैं। तो वो वसूली के जो सबूत होंगे, जो लूटमारी की है महाराष्ट्र में, वो क्या शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी छोड़ देंगे और क्या कांग्रेस छोड़ देगी? तो ये सब लोग पक्के सबूतों के साथ जेल जाने से भी डर रहे हैं, जनता से भी डर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं आत्मग्लानि भी हो रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी और मोदी जी, कि अब उधर से लोग जो हैं इंडिया गठबंधन के लोग उनसे कांटेक्ट में। हकीकत ये है कि इसका उल्टा हो रहा है। जो लोग उद्धव ठाकरे जी के पुराने लोग हैं, जो लोग शिंदे जी जो हैं वो उद्धव ठाकरे के जी के, जो शरद पवार जी के लोग हैं एनसीपी के, और जो कांग्रेस के भी अशोक चव्हाण जैसे लोग कांग्रेस में वापसी के लिए दिन रात एक करे पड़े हैं, और वो माफ़ी मांग रहे हैं अब अपने लीडर से, और ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम अनकंडीशनली वापस आना चाहते हैं, नहीं तो हमारा राजनीतिक कैरियर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो आपको लग रहा है जो शिंदे गुट है वो सब वापस आना चाहते हैं उद्धव ठाकरे गुट में, और अजीत पवार गुट भी है वो शरद पवार में वापस आना चाहते हैं? कांग्रेस के भी जो लोग चले गए थे वो पूरी ताकत इस बात पे लगा रहे हैं कि हम अनकंडीशनली वापस आने को तैयार हैं, हमें सिर्फ वापस ले लीजिए, हम कोई शर्त नहीं लगा रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार पे एक सवाल है। चंद्रबाबू नायडू ने शपथ लिया, उसमें नीतीश कुमार नजर नहीं आए, तमाम बड़े नेता नजर आए, लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं आए? क्या लग रहा है कहीं नाराजगी है नीतीश कुमार में? नहीं, हमें क्यों नाराजगी के बारे में बताना है। नाराजगी उनकी होनी चाहिए तो अग्निवीर की उनकी शर्त नहीं मानी गई, उससे नाराजगी होनी चाहिए। बिहार को कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया गया, बिहार को, और उस तरीके से आंध्र रेलवे मंत्रालय मिल सकता है पर नहीं मिला, और उसके बाद उनको बिल्कुल मन मसोस के रह जाना पड़ा। मतलब कितना उन्हें धक्का लगा होगा ये नीतीश कुमार जी को, उसका अंदाज़ा पूरा देश लगा सकता है। उसके आगे कोई उनको स्पेशल स्टेटस देने की बात थी बिहार को, वो नहीं मिला। तो नीतीश कुमार जी अपनी जनता को, मुझे नहीं लगता क्या मुंह दिखा पा रहे होंगे इस वक्त। तो क्या इसी चीज़ के लिए उन्होंने एक जनता की आवाज़ के खिलाफ जाके एनडीए का हाथ पकड़ा था? जनता के खिलाफ ही जाके पकड़ा ना उन्होंने। और धांधली भरे इलेक्शन में थोड़ी बहुत सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये धांधली भरा इलेक्शन लालू यादव जी के खिलाफ जो लड़ा गया, वहाँ कांग्रेस के और इंडिया के खिलाफ जो लड़ा गया धांधली भरा इलेक्शन, उससे सीटें ज़्यादा आने से जनता इनकी तरफ नहीं हो जाएगी, ये नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार जी की इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो किस टाइम पे, जबकि 240 सीटों में से सरकार चलने का कोई गुंजाइश नहीं है, इस महत्वपूर्ण और क्रूशल टाइम पर भी उनकी इतनी बेइज्जती करने का हौसला अमित शाह जी और मोदी जी ने जुटाया है। तो नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है बहुत कुछ परेशानी और दुख। सहयोगी दलों का कोई दबाव नहीं था, यानी कि एनडीए में सहयोगी दलों ने कोई दबाव नहीं बनाया था, इसीलिए सारे जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो सारे बीजेपी के पास है, बीजेपी के नेता के पास है। दबाव बनाने की स्थिति में ही नहीं थे वो, मुझे लगता है। अभी भी ईडी, सीबीआई और सीडीज का जो खेल अमित शाह जी करते हैं वही हावी हुआ है। यहाँ पे दबाव बनाने की बात नहीं है। देखिए, तेलंगाना और बिहार दो बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं देश के, और बड़े राज्य हैं। तो वहाँ पे और कोई मंत्रालय इम्पोर्टेंट नहीं देना, और दोनों जगह तेलंगाना, आंध्रा में तो देखिए आप सीधे सीधे जो वहाँ की राजधानी बनाने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है, टीडीपी का एक पुराना वादा है, उसको पूरा करने के लिए उनको केंद्रीय सहायता चाहिए, उसके लिए ठेंगा दिखा दिया। तो मतलब वो कितनी परेशानी में इस वक्त होंगे। अब वो वहाँ जो वाईएसआर पार्टी है वो उनका मजाक उड़ा रही होगी, अभी जनता मजाक उड़ा रही होगी कि आपने ऐसा बड़ा सहयोग भी किया और वापसी में आपकी इतनी बेइज्जती हुई, और वो भी इतने क्रूशल टाइम पे, जबकि बीजेपी को अभी नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी सीटें इतनी कम हैं। ये बदतमीज़ी इन दोनों बड़े नेताओं के साथ इस समय हो रही है। तो अगर इन्होंने ईडी सीबीआई यूज़ करके कुछ अपने सांसद बढ़ा लिए, तो मुझे नज़र आ रहा है, नीतीश कुमार जी को भी नज़र आ रहा होगा, चंद्रबाबू नायडू जी को भी नज़र आ रहा होगा कि उनकी कितनी बेइज्जती होने वाली है आगे आने वाले समय में। ये भी उन्हें साफ साफ मेरे ख्याल से सवाल है, ये पहली बार बीजेपी जो गठबंधन सरकार कैसे चलाएगी भारतीय जनता पार्टी? आखिरी सवाल।
पहली बार नहीं, मोदी जी कैसे चलाएंगे। तो मोदी जी तो देखिए धोखा देने में, झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं ही। अभी उन्होंने अपना फॉर्मूला बता ही दिया कि हमने जो शपथ लेने से पहले जो वादे किए थे, हम ऐसे चुटकी बजाते ही वो भूल जाएंगे। ना रेलवे, ना कोई बड़ा मंत्रालय, ना स्पेशल राज्य का दर्जा, ना कोई स्पेशल पैकेज देंगे ही नहीं। आपको ठगी और धोखाधड़ी करके हमने अपनी तरफ ले तो लिया, अब हम चुनाव करवाने की तैयारी भी कर सकते हैं मोदी जी। और दूसरा जो उनका रास्ता मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और जो दूसरी पार्टीज़ हैं, उनके एमपीज़ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने की जो उनकी एक एक्सरसाइज है, वो पूरी ताकत से उन्होंने शुरू कर दी है। उसके नतीजे भी मेरी ये एक तरीके से भविष्यवाणी है, आप सभी देश की जनता को बहुत जल्दी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा जी। इनको आप सुन रहे थे। तमाम जो मसले आजकल राजनीति में गरमाए हुए हैं आपने सुने। आप लोग भी बताएं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।